वहीं थोड़ी देर में यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होगा। 20 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। 22 फरवरी को पेश होगा यूपी का बजट। 22 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। बजट के साथ ही सरकार कई अहम बिल भी पेश करेगी। और आपको बता दें कि विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। सरकार भी विपक्ष के हर हमले के लिए तैयार है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगा और आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। 3 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद 4 दिन बजट पर चर्चा होगी। उसके बाद 4 दिन बाद बजट पर चर्चा होगी। 3 दिन लगातार राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और 4 दिन बाद बजट पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभिभाषण देती हुई नजर आएंगी और बजट सत्र का क्या कुछ पूरा शेड्यूल होगा हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। 22 फरवरी को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश होगा। 23 और 24 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और इसी के साथ साथ 25 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्यय पर चर्चा की जाएगी। कर रहे हैं भारतीय जनगणना को लेकर आपने ट्वीट किया है और अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। देखिए, पहले तो अखिलेश जी ने कभी जाति जनगणना का विषय उठाया नहीं, चुनाव है इसलिए उठा रहे हैं। मगर जो जाति की बात करता है और सभी की बात करता है, जैसे हम करते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आप सभी की बात करते हैं, तो पहले अपनी पार्टी में शुरू करो लोकतंत्र। कितने लोग आपके हैं जिनको परिवार से आपने टिकट दिया, कितने लोग हैं परिवार के जिनको आपने पद दिया है, और कितने आपके जनगणना के हिसाब से देख लें तो कितने आपने क्रिमिनल भेजे हैं। पहले इसको तो अखिलेश जी कर लीजिए, फिर आप जाति जनगणना की बात करें। तो ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं बजट सत्र का पूरा शेड्यूल क्या है। 7 से 27 फरवरी को भी शेड्यूल में महत्वपूर्ण चीज होगी। 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक चर्चा की जाएगी। सोमवार 6 मार्च को भी ये महत्वपूर्ण दिन रहेगा। 7 से 8 और 9 मार्च को भी। वहीं बजट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अराजकता करना, माहौल खराब करना, प्रदेश के विकास के वातावरण के कारण से उनका वैसे भी हाल खराब है कि अगर प्रदेश का इतना विकास हो जाएगा तो जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे। अगर उनके पास कोई मुद्दा है तो आवे सदन में अपनी बात कहें और सरकार उस बात का जवाब देगी। सड़क में बैठ करके केवल मीडिया इवेंट बनाना, वह भी सत्र के दौरान, यह तो अगर शिवपाल जी जैसे मतलब कई बार जो सदन में सदस्य रहे हैं उन्होंने ये काम किया है तो भगवान उनको बुद्धि दे। अराजकता करना, माहौल खराब करना, प्रदेश के विकास के वातावरण। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिस तरह से बजट सत्र का आज आगाज होगा, कई ज्वलंत मुद्दे जो कि विपक्ष घेराबंदी कर सकता है सरकार की, क्या कुछ आज तस्वीरें सामने आ सकती है? सालों में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि सदन में आजम परिवार नहीं दिखेगा। 20 सालों में नहीं, 46 सालों में ऐसा होने जा रहा है। तो पहले तो ये ठीक कीजिए, और जिसने जैसा किया है वो आज वैसा भर रहा है। और इन तरीके के लोग किसी भी सदन के लायक नहीं है, इनको सदन के बाहर ही रहना चाहिए। आपने अब्दुल्ला आजम की जो वोटिंग के लिए उसकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए इसके लिए भी लिखा था। देखिए, जिस तरीके के उन्होंने कर्म किए हैं उसकी सज़ा तो उनको मिल ही रही है, तो ये बहुत छोटी सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सज़ा याफ्ता जो मुलजिम होते हैं उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता। थैंक यू। ब्रजेश, इस तरह से आज सत्र की शुरुआत हो रही है, आज से आगाज होगा बजट सत्र का। अभिभाषण देते हुए राज्यपाल नजर आएंगी, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस अभिभाषण के होंगे और किस तरह की तस्वीरें हम बजट सत्र से उम्मीद करें?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा ये सत्र है जिसका आगाज होने जा रहा है, लेकिन आगाज से पहले ही अंजाम के दीदार हो गए हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लगातार हंगामा किया है, लगातार जो है बाहर प्रदर्शन किया है और ये संकेत दे दिए हैं, साफ तौर पर ये बता दिया है कि जो बजट सत्र है ये हंगामेदार रहेगा। जहां एक तरफ सरकार की कोशिश होगी कि बजट सत्र के जरिए उन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जो है चर्चा हो, बजट इसमें पेश किया जाए और जो परंपरा है, परंपरा के मुताबिक राज्यपाल एक संयुक्त सत्र को संबोधित करती हैं। वो जो है पूरी अब तक के किए गए सरकार के काम और भविष्य की रूपरेखा उसका जो है पूरा जो है ब्यौरा देती हैं। लेकिन ये जो राज्यपाल का भाषण, ये भी हंगामेदार रहने के आसार हैं पूरी तरीके से, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। लंबे समय बाद शिवपाल यादव अब समाजवादी खेमे में एग्रेसिवली कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते नजर आ रहे हैं। वो सपा के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं और वो खुद उन्होंने जमीन पर उतरने का फैसला किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी इस वक्त बेहद ही एग्रेसिव मोड में लग रही है। जाति जनगणना के साथ साथ जो है कानपुर देहात में हुआ वो पूरा जो पूरी घटना है, इसको लेकर के घेरने का काम करेगी, किसानों के मुद्दों पर घेरने का काम करेगी। लॉ एंड ऑर्डर जैसे वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो है समाजवादी पार्टी जो है सरकार को घेरने का काम करेगी सदन में। लेकिन सदन से बाहर से जिस तरीके से जो है सपा हमलावर हुई, उसने साफ कर दिया है कि वो फिर चाहे सदन हो या सड़क हो, यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी सरकार को लगातार घेरने का काम करेगी और लगातार घेरेगी। तो ये आसार पहले से नजर आने लगे हैं। बस अब से कुछ वक्त बाकी है जब राज्यपाल पहुंचेंगी और राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो शुरू होगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राज्यपाल का ये परंपरा है। राज्यपाल जो संयुक्त सदन को संबोधित करती हैं उसमें जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार का जो रूट मैप है उसको बताती हैं और क्या फ्यूचर प्लान है इसको लेकर के जो है वो उस प्लान को बताती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल में जिस तरह की इन्वेस्टर समिट किया जो है, लगभग 32 लाख करोड़ से जो है ऊपर का एमयू साइन किया गया है, तो सरकार के पास बताने को बहुत कुछ है। वो बता रही है कि किस तरीके से उनके पास निवेश हम ला रहे हैं, किस तरह से निवेश के लिए यूपी में माहौल तैयार किया है, उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कुछ हमने काम किया उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश में है। कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर, जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर, वो तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी को घेरेगा। तो सबसे बड़ा जो की पॉइंट है वहां पर जाति जनगणना को लेकर के है। लगातार जो नेताओं के आने का सिलसिला, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जितिन प्रसाद इस वक्त जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जितिन प्रसाद इस वक्त पहुंचे हैं, जो है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या उनका अपना लाइन ऑफ एक्शन है। जनता को जवाब देंगे और जनता के प्रति जवाबदेही है और जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ है उसमें कितना उत्साह उत्तर प्रदेश के प्रति और निवेशकों का रुझान, और ये सभी परिणाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 वर्ष में जो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हो, तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप देखिए सुबह से हंगामा कर रहे हैं विपक्षी लोग, सुबह से हंगामा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देखिए लगातार जो है जो भी इस वक्त मंत्री आ रहे हैं वो सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार की नाकामी गिना रही है, तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सरकार की कामयाबी, खासकर उसमें जीआईएस का उल्लेख जरूर होता है कि हमने किस तरीके से कानपुर देहात का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, विपक्ष ने सीधे तौर पर अब बीजेपी की घेराबंदी की करने की तैयारी कर ली है। किस तरह से मोर्चाबंदी करके भाजपा सरकार को घेरा जाए, बजट सत्र से पहले से ही तस्वीरें साफ हो गई है। क्या उसकी मंशा है? क्या माना जाए कि कानपुर देहात का मुद्दा बढ़ चढ़कर विपक्ष उठा सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कानपुर देहात का बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गया है और विपक्ष उसको उठाने से गुरेज नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी ने कल ही साफ कर दिया था कि वो एग्रेसिवली लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को उठाएगी, एग्रेसिवली। और सबसे बड़ी बात है, एक तरफ जाति जनगणना का मुद्दा है तो दूसरी तरफ जो है कानपुर देहात की घटना। इन दोनों मुद्दों को लेकर के सपा खासी एग्रेसिव नजर आ रही है और संसद से लेकर सड़क तक
वो लगातार इस मुद्दे को लेकर के गरमाने की कोशिश कर रही है और सरकार पर हमलावर होगी। आज भी जिस वक्त जो है राज्यपाल का अभिभाषण होगा उस वक्त भी आप विपक्षियों का हंगामा आप सदन में देख सकते हैं, क्योंकि ये बाकायदा प्लानिंग तैयार की गई है कि जब जो है सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रही होंगी राज्यपाल, उस वक्त भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो लगातार जो है विपक्ष घेरने की कोशिश में है और इस बार क्योंकि जो सत्र है वो बेहद लंबा है, ऐसे में कई महत्वपूर्ण बिलों को तो जो है सरकार लेकर आएगी है। सरकार की कोशिश होगी कि जो बजट सत्र है, बजट सत्र को इस बार ऐतिहासिक बनाया जाए, क्योंकि ये मौका भी ऐतिहासिक है। जिस तरीके से बड़ी इन्वेस्टर समिट के जरिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार लेकर के आई है, तो उसे अपनी उपलब्धियों के तौर पर बताए और उसके लिए बजट का जो बजट का इस बार दायरा है वो भी बढ़ सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन सब चीजों को लेकर के तो जहां विपक्ष सरकार को घेरेगा, वहीं पर विपक्ष ये बताने की कोशिश जरूर करेगा जो है कि सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम रही है। आपको देखिए, आप नरेश उत्तम जी इस वक्त जो है यहां पर उनके पास चलते हैं। जिस तरीके से सरकार ने मीडिया कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है उसकी समाजवादी की कड़ी निंदा करती है। कभी भी आज़ादी के बाद आज तक हमारे पत्रकारों के साथ जिस तरीके की अभद्रता हुई है ऐसा कभी नहीं हुआ है। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ विश्वास नहीं है और संविधान पर विश्वास नहीं है। आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं अखिलेश यादव का। इस समय अखिलेश यादव यहां पहुंच रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, यहां पर बिल्कुल आप ये तस्वीरें देखिए। इस वक्त जो है ये काफिला आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, बीजेपी से कोई उम्मीद किसान क्यों करें? ये वही बीजेपी है जिसकी 2 सरकारें हैं और 2022 तक उन्होंने कहा कि आय दोगुनी किसानों की हो जाएगी। अगर आज भी हिसाब किताब लगाएं तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है। जिस सरकार ने लगातार किसानों की अनदेखी की हो, किसानों को लूटा हो, बर्बाद कर दिया हो, खेती पर ध्यान न दिया हो, सिंचाई से लेकर के खाद, कीटनाशक दवाइयाँ और खरीद के लिए एक मंडी नहीं बनाई। ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने कहा कि 1 लाख करोड़ जो मंडी है, किसान है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देंगे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने, जहां पर दूध में लगातार उत्पादन बढ़ रहा था। सरकार की संस्थाओं से लेकर के प्राइवेट कंपनियां या संस्थाएं आ रही थी, वहीं संस्थाओं को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था, दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। आंकड़े कुछ भी बताए सरकार, लेकिन आज रोजगार किसी के हाथ में नहीं है, नौकरी किसी के हाथ में नहीं है। अगर नौकरी है तो उसमें भी भेदभाव है, किसको पद पे बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है। और कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। कहाँ कोई घटना हो जाए, अभी हाल ही में क्या घटना नहीं देखी सबने, एक माँ बेटी जल करके खत्म हो गई। और किसके कारण? प्रशासन, शासन और बुलडोजर के कारण। जो माँ बेटी की जान गई है उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। क्या आज के समय पर बुलडोजर चलाएंगे आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए, सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा? सड़क पर देखिए, सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो ये सरकार दोनों मिलकर के किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद करने पे लगी है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कह रही है शिवपाल जी के पास भी कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आज प्रदर्शन करने पहुंचे। देखिए, समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। देश के बहुत सारे दल और समाजवादी पार्टी, जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, जनगणना शुरू हुई थी, उस समय नेताजी, शरद यादव, लालू जी, ये तमाम वो नेता थे और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता जिन्होंने ये मांग की थी जनगणना जाति के आधार पर हो। हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को
वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो सकती है। देखिए ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति जनगणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। अभी सदन में ये सब चीज देखोगे आप। तो बिल्कुल आपने देखा अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से हमला किया है और अपने इरादे साफ कर दिए हैं, बता दिया है, बड़ा हमला किया। आंकड़ों पर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा सरकार अभी नजरअंदाज कर रही है और लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। आंकड़ों के जरिए, आंकड़ों की जुगलबंदी में फंसाकर लोगों को इसकी जो मेन मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनसे हटकर सरकार बात कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है अखिलेश यादव के आज इस बयान के बेहद दिलचस्प मायने हैं। सबसे बड़ा हमला किया कि मुख्यमंत्री खुद बाहर के हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना की जरूरत क्या है वो नहीं जानते हैं। तो सीधे तौर पर एक बड़ा हमला अखिलेश यादव ने किया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो कटाक्ष किया है इन्वेस्टर समिट को लेकर। कहा जो पौधे हैं वो तो सरकार बचा नहीं पा रही है, इन्वेस्टमेंट क्या लेकर के आएगी। जाति जनगणना पर सरकार ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं, साफ साफ बता दिया है कि वो इस पर रोल बैक होने वाली नहीं है और इसी को समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा बना करके चल रही है और इसके जरिए सरकार को घेरेगी। गांव गरीब और किसान की बात करके जो है समाजवादी पार्टी एक तरह से सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों तरफ जो है सरकार को घेरने का काम करेगी। तो ओवरऑल अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में चूंकि राज्यपाल का भाषण शुरू होगा, समाजवादी पार्टी ने अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरीके से तैयार कर ली है सरकार को घेरने के लिए और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी पूरी तरीके से फॉरवर्ड खेलने की जो प्लानिंग है वो भी तैयार है। सरकार के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, सरकार के पास जो है कहने के लिए बहुत कुछ है और विपक्ष के पास घेरने के लिए भी इस वक्त बहुत कुछ है। तो जाहिर सी बात है इस बार जो ये सदन का जो पूरा सत्र है वो बेहद हंगामेदार रहेगा और ये जो आगाज है वो और ज्यादा हंगामेदार होगा जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा, राज्यपाल सरकार की उपलब्धियां और फ्यूचर प्लान बताएंगे। उस वक्त जबरदस्त आपको हंगामा देखने को मिलेगा। तो अब से कुछ देर में राज्यपाल पहुंचेंगे और उसके बाद सत्र का आगाज होगा। अब ब्रजेश, क्योंकि तमाम बातें सामने आई है, सपा कह रही कि हम धार्मिक बातों पर, कोई मुद्दों पर कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। हम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, इन सभी मुद्दों को पर खासतौर पर चर्चा करेंगे। और एक तरफ सरकार कह रही है, हमने दोनों डिप्टी सीएम को भी बोलते हुए सुना, उन्होंने कहा कि विपक्ष इस वक्त बहुत ज्यादा इंपेशेंट हो गई है, विपक्ष धरातल पर आकर बात करने को ही तैयार नहीं है। देखिए, मैंने खुद अखिलेश यादव से भी पूछा कि आखिर रामचरितमानस पर रोल बैक करने का, इसे यू टर्न लेने के पीछे मायने क्या है। तो उन्होंने कहा सदन के अंदर आपको ये सब कुछ दिखाई दे जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहां मुद्दा तो उठेगा, सदन में मुद्दा उठेगा, लगातार मुद्दा उठेगा। और अगर जाति जनगणना पर विपक्ष सरकार को घेरेगा तो रामचरितमानस जैसे जो है धार्मिक ग्रंथ के अपमान के मुद्दे पर सरकार विपक्ष को घेरेगी और न सिर्फ घेरेगी बल्कि समाजवादी पार्टी को करारा प्रहार भी करेगी। तो सीधी सी बात समझ लीजिए, ये अखिलेश यादव को बखूबी मालूम है। अखिलेश यादव एक तरफ जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कानपुर देहात की घटना को लेकर के कहीं ना कहीं एक जाति विशेष के उत्पीड़न का मुद्दा भी उठा रहे हैं। उसके पीछे उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है। उनको ये समझ में आ गया है कि दरअसल रामचरितमानस का जो विवाद का मुद्दा है वो गले की फांस बन सकता है। पार्टी के अंदर तो बगावत के हालात बन ही रहे हैं, लेकिन बाहर भी जो पब्लिक परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खिलाफ बन रहा है। और इसको भांप करके अब शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर पहले जब बैठक किया जो है, उस बैठक के दौरान नेताओं को हिदायत दी कि कोई भी रामचरितमानस या फिर किसी धार्मिक ग्रंथ पर अपना कोई रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि कोई भी इस पर अपना रिएक्शन नहीं देगा। तो सीधी सी बात, अभी जब स्वामी प्रसाद मौर्य अंदर जा रहे थे तब हम लोगों ने उनसे पूछा कि रामचरितमानस पे आपकी पार्टी ने कहा कुछ बोलना नहीं है। उनकी भावभंगिमा बता रही थी कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेस दिखाई दे रहे थे जो है, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं,
भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य और पार्टी पर हमलावर होने के बाद पार्टी ने अपने दो नेताओं को बाहर निकाल दिया हो और ये मैसेज दिया हो कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं, लेकिन शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने दोनों ने एक साथ जो है इस रामचरितमानस के विवाद से अपने आप को पल्ला झाड़कर ये बता दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त पार्टी के अंदर ही अकेले पड़ गए हैं। अब ब्रजेश, क्योंकि जिस तरह से थोड़ी ही देर में अभिभाषण सामने आएगा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभिभाषण देती हुई नजर आएंगी, सत्र की शुरुआत होगी और जिस तरह से हमने देखा था कि जब केंद्र सरकार ने अपना केंद्र का बजट पेश किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अभिभाषण दिया था, उन पर भी विपक्ष ने सवालिया निशान खड़े किए थे, उनके अभिभाषण पर सवाल किए थे। क्या यही तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश से सामने आएंगी? क्या राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष हमलावर होगा? देखिए, परंपराएं ये नहीं रही हैं। परंपरा के मुताबिक राज्यपाल दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित करती हैं। वो सरकार की उपलब्धियां बताती हैं, सरकार की फ्यूचर प्लान को बताती हैं और बताती हैं कि सरकार किस विजन के साथ आगे बढ़ रही है और क्या लक्ष्य लेकर के चल रही है। ये एक परंपरा है। इस परंपरा का निर्वहन हमेशा होता रहा। बजट सत्र से पहले जो राज्यपाल का ही भाषण होता रहा है, लेकिन जिस तरीके से हाल के समय में जो संसदीय वर्जनाएं हैं वो लगातार टूटी हैं, उस तरह से अब इस बार भी समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर इशारा दे दिया है कि वो फिर जो चाहे वो राज्यपाल का भाषण ही क्यों ना हो, लेकिन हंगामा होगा और उस हंगामे के आसार पूरी तरीके से बन रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सरकार उसको किस तरीके से काउंटर करती है, किस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण को पूरा कराती है। ये एक बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए और पहले राज्यपाल को अपनी बात कहनी चाहिए, फिर चर्चा के दौरान आप जो है आप हमलावर होइए, आप सवाल उठाइए। ये परंपरा रही है, इसीलिए बजट का सत्र होता है वो लंबा होता है ताकि एक एक मुद्दे पर राज्यपाल के अभिभाषण के एक एक मुद्दे को लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में चर्चा परिचर्चा होती है, वाद विवाद होता है और ये परंपरा। लेकिन अब जिस तरीके से हाल के समय में जो संसदीय वर्जनाएं टूटी है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इस वक्त जब अभिभाषण शुरू होगा उस वक्त भी हंगामा देखने को मिलेगा। अब ब्रजेश, क्योंकि लगातार जातिगत जनगणना का जो मामला है अब वो तूल पकड़ने लगा है, जातिगत जनगणना की मांग विपक्ष कर रहा है और इस पे सवालिया निशान इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि पक्षधर ये कह रहे हैं, भाजपा की तरफ से ये बोला जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री वो थे तब क्यों नहीं जातिगत जनगणना लाई गई और तब क्यों नहीं ये कार्रवाई की गई? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि जाति जनगणना का एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल गया है और सरकार इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं खुद को बैकफुट में पा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि ओम प्रकाश राजभर लगातार सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने भी इशारा कर दिया है कि वो सदन के अंदर जाति जनगणना पर चर्चा चाहते हैं, वो चर्चा कराने की मांग रखेंगे। तो सीधी सी बात है, कुछ दिन पहले हमने देखा था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी ये कहा गया था कि हाँ जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कल अखिलेश यादव के ऊपर जो है जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर के हमला किया केशव प्रसाद मौर्य ने, तो सीधे तौर पर यह साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार अब चाहती है कि उनकी तरफ से कोई भी ऐसा बयान ना आए जिसमें जाति जनगणना को लेकर दबाव बढ़े। तो अब सबसे बड़ी बात यह कि विपक्ष जाति जनगणना पर घेरेगा, वो फिर चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या फिर सुभाषपा, सभी कहीं ना कहीं जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। खुद सहयोगी जो निषाद पार्टी के संजय निषाद वो भी जाति जनगणना की हिमायत कर चुके हैं। तो सरकार के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर बना है। अब देखना ये होगा सदन में किस तरीके का रिएक्शन। देखिए, दयाशंकर सिंह जो है इस वक्त निकल के जा रहे हैं, जो है कल गए। अब देखिए शूर प्रताप ठीक है ब्रजेश, आप अपडेट लेते रहिए, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।